वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय सत सलाम साथियों। आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के जो खिलाफ नफरत के चल रही है और नेपाल के खिलाफ जो नफरत चल रही है, भारत का जो गोबर मीडिया है और गोबर सरकार, इनको झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। अभी चीन के साथ में जो झड़प हुई है, चीन के साथ में जो झड़प होने के बाद में इन्होंने झूठ बोलने पे पूरे भारतवासी को गुमराह किया है। अभी एक उसमें रिपोर्ट आई है इसके, एक जो बीबीसी की, जो इन्होंने क्या किया है कि मतलब गोबर मीडिया ये प्रचार कर रही है कि 40 सोल्जर चीन के मार दिए हैं और 20 इंडिया के मरे हैं, ऐसा शहीद हुए हैं, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अभी जो बीबीसी के जो कार्रवाई है, इसमें रिपोर्ट है, उन्होंने साफ कहा है कि चीन का कोई भी आदमी, कोई भी फौजी नहीं मरा है। हमें इस हमें न किसी हक में नहीं है, कोई मर रहा है उसके बिल्कुल हक में नहीं है किसी का खून बहे, लेकिन झूठ बोलना हम उसके खिलाफ हैं और झूठ के खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो हमारे साथ में आज नकवी साहब जुड़ेंगे। बात कई सारी बहुत सारी बातें हैं कि ये झूठ बोलने तक जो सरकारें चल रही है, ये यहाँ तक पहुँची, क्यों पहुँची झूठ बोलने तक? क्योंकि झूठ बोलना इनकी जो है इनके खून में आ गया झूठ बोलना। और खून के अंदर जब झूठ बोलना हो जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना। तो नकवी साहब को जोड़ रहे हैं, तो झूठ बोलने में तक यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं, इसके पीछे क्या कारण रहा है, और क्यों जितने बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलने में मोहन भागवत भी बहुत खुश होता होगा बैठकर वहाँ से नागपुर में। और वो दूसरा क्या नाम उसका, अजीत डोभाल, एक नंबर के ये निकम्मे और निठल्ले और बेईमान लोग हैं। तो इन लोगों के कारण ही ये जो बर्बादी हो रही है। उमा शंकर जी, मैं आपको उनकी बात में जोड़ूंगा, नकवी साहब से बात कर लेता हूँ। जी नकवी साहब, स्वागत आपका। शुक्रिया। सत श्री सत अकाल, श्री अकाल, नमस्ते, सलाम सलाम वालेकुम, वालेकुम। नमो बात बात बुद्धाय। करना चाहते हैं आज की रिपोर्ट आई है। भारत का मीडिया कह रहा है कि चीन के 40 सोल्जर मारे गए, जबकि बीबीसी की रिपोर्ट में ऐसा आया है कि 40 सोल्जर, उसका कोई भी सोल्जर नहीं मारेगा। इंडिया के जो 21 जो शहीद हुए हैं, ऐसा वो बता रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बीबीसी ने किया कि नहीं? बीबीसी की बात, बीबीसी ने किया ये रिपोर्ट, हाँ बताएं। बीबीसी ने इंडिया के सैनिक शहीद हुए, इसकी पुष्टि बीबीसी ने हाँ किया, किया। 21 बताते हैं। और चाइना के कुछ नहीं शहीद हुए, इसकी पुष्टि कोई नहीं। हाँ उन्होंने बोला है, उनको चाइना के झूठ बोल रहे हैं भारत वाले कि उसमें चाइना में जब मरा है उसको कोई नहीं सोल्जर मरा है, ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बोला। अच्छा, पुलवामा में 46 सैनिक शहीद हुए और उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? क्यों नहीं हुई भाई? हाँ, देश का मसला है, ये कोई व्यक्तिगत मसला है? इसको तो व्यक्तिगत मसला बना डाला है। देश को इन्होंने अपना व्यक्तिगत देश समझ नहीं रहा है, इन्होंने देश को व्यक्तिगत मसला बना डाला है, देश को खिलवाड़ बना डाला है। शासन कहाँ चल रहा है? ये गुंडई है। 20 सैनिक शहीद हुए अगर आप बता रहे हैं जी और फिर भी चाइना से व्यापार चल रहा है, तो ये गुंडई नहीं है तो क्या है? अपने लोगों को, आदमियों को मूर्ख बना रहे, मरवा रहे, भेड़ बकरी की तरह। इंसान की वैल्यू नहीं है। पैदल चलते चलते लोग इतने मर गए। अब बताइए, 20 सैनिक जो शहीद हुए, और जो सैनिक शहीद होते हैं अक्सर देखा गया है नवयुवक रहते हैं, 20 साल से 21 साल से लेकर के 30-35 साल तक की रहते हैं। इनको चाहिए कि जो रिटायर होने वाले हों सैनिक, 45, 44, 42 साल के, तो उनको चाहिए कि आगे रखो। नवयुवक जो है उनको बचाना चाहिए। जैसे एक गणित होती है कि अभी तो उसकी शादी हुई, एक बच्चे भी नहीं हुए, कोई 3 महीना का शादीशुदा है, कोई 1 महीना का। अब कोई एक एकलौता लड़का है,
तो ये सरकार इंसान को इंसान कहाँ समझ रही है, अपने देशवासी को देशवासी कहाँ समझ रही है। नहीं चलो वो तो मानते ही देशवासी सभी पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलने के पीछे क्या कारण समझ रहे हो? अरे भाई बीजेपी यानी बहुत झूठा पार्टी। बीजेपी मतलब हुआ कि बहुत झूठा पार्टी, चाहे बहुत झूठा पार्टी का हो चाहे बहुत झांसा पार्टी का हो। आखिर 15 लाख से लेकर के आज तक एक भी इनका वादा कोई पूरा हुआ? देशवासी असल में हमारे देशवासी कुछ तो कमजोर हैं, कुछ निकम्मे हैं, कुछ जो है काबिल है, तो कुछ जो है वो उनकी तरफ मिले हुए हैं, तो सब मिला जुला के है। इसलिए ये मुर्गी के दरबे में जाओ, एक मुर्गी पकड़ो तो बाकी सब चारा चुगती है, खाना खाती रहती है, और एक को पकड़ा वो चिल्लाती है। देश की ऐसी समस्या है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ एकदम गारंटी शुदा, क्योंकि लोग ज्यादा जुड़े नहीं है, बहुत जुड़े होते तो अच्छी बात रहती। नहीं जुड़ जाए कि कांग्रेस जुड़ के बात हाँ? रखे हैं, जुड़ जाएंगे आराम से जुड़ जाएंगे, सब बात रखे हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ जो बात बहुत जरूरी है। बीजेपी ने 100% अपनी तैयारी कर ली है जीतने के लिए फिर से 2024 में, क्योंकि कांग्रेस की जो चोरी वोटिंग में वोट ईवीएम में जो चोरी कर रहे थे और जो बात कर रहे थे, तो बात जब किया होगा तो वो ऑडियो वीडियो भी बीजेपी के पास मौजूद है। तो कांग्रेस देखिए इतना इतना शहीद हो रहे, इतना इतना देश में अत्याचार हो रहा है, इतना इतना देश की दुर्दशा है, और कांग्रेस पूछती भाई हम इनसे पूछना चाहते क्या हुआ, भाई हम इनको बताना चाहते क्या हुआ, भाई हम इनको पूछना चाहते क्या हुआ। ये तो उनका भाषण हुआ भाई पूछना चाहते हैं। अरे जैसे उसने किया था, रामदेव बाबा को लेकर के गए बीजेपी वाले और धरना प्रदर्शन लगा दिया जंतर मंतर पे 3 दिन तक की, वहां जो है बिल्कुल जमावड़ा लगा रहा। जाओ तुम भी हिम्मत है तो लगाओ। नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है ईवीएम में घोटाला वो बीजेपी के पास मौजूद है। और अब ये कह नहीं सकते कि भाई ईवीएम से तुम घोटाला कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने किया है जी। और वो मौजूद है। बीजेपी ने केस किया ईवीएम के विरोध में, और उसके बाद दूसरा एक केस कर दिया कि ये भारत छोड़कर जाने न पाए। तो ये बेचारे डर गए, दब गए, और इन्होंने गुप्त समझौता किया 10 साल के लिए। भाई 10 साल मैंने किया है, 10 साल तुम भी कर लो। अब उसके बाद में ये तीसरा इलेक्शन के लिए ये कह नहीं सकते कि जो है हमारा तुम्हारा सिर्फ 10-10 साल का वादा हुआ था, अब छोड़ो ईमानदारी से कराओ तुम भी और हम भी। ऐसा तो होगा ही नहीं, कह सकते नहीं जी। और कह सकते नहीं। जनता समझदार नहीं है, जनता बुद्धू है भाई, जनता बुद्धू है। जनता में ज्यादा से ज्यादा 10% लोग समझदार होते हैं किसी भी देश में, हर देश में। बाकी 90% लोग मूर्ख नहीं कहूंगा, कुछ लोग स्वार्थी है, कुछ समझदार है, कुछ जो है बेरोजगार है, कुछ बिजी है, कुछ मजबूर है। ऐसे मिले जुले 90% लोग होते हैं जो बेकार है, उनसे कुछ फायदा नहीं। 10% लोग समझदार होते हैं, वही 10% लोग आंदोलन खड़ा करते हैं। अगर ईवीएम का चुनाव, सुन लीजिए आधा मिनट लूंगा, सिर्फ आधा मिनट, अगर बिहार में ईवीएम का चुनाव हुआ तो ये लिख करके रख लीजिए कि 2024 बीजेपी जीती जिताई है। सिर्फ ईवीएम से हुआ बिहार तो जीती जिताई है, क्योंकि अगर बिहार में हो गया तो उसके बाद बाकी जो बड़े राज्य है उत्तर प्रदेश में फिर ईवीएम रहेगी, हटेगी नहीं, और ईवीएम रहेगी तो उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल जीतने वाला है नहीं, कोई नहीं जीतने वाला। ये लिख करके देता हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार अगर संभल गया तो उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान में अगर सरकार कांग्रेस की हो फिर भी लोकसभा चुनाव में कोई जीतने वाला नहीं। हमें पता है राजस्थान कैसा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में आधा आधा मिलकर के, महाराष्ट्र उतना नहीं है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार 4 संभाल लिया। अब मध्य प्रदेश, चलो फिर बाकी राज्यों में चाहे जितने हार जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े राज्यों में 4-5 राज्य
संभाल लेंगे, जीती जिताई सीट है। अच्छा, सुनने वालों में देखिए 15, 16, 21 तक गए, अगर रुचि होती और इसमें बड़े-बड़े लोग होते तो फटाफट शेयर करते। आजकल नवयुवक बच्चे तो फेसबुक चलाते हैं, 18 साल, 17 साल के, अरे कुछ तो 13, 14 साल के चिल्लाते होंगे, अम्मा हमको दो, हम भी चलाएंगे। तो किसको बताएं, देश में किसको कहा जाए कि भैया जागृति करो, भैया एक दूसरे को बताओ, ईवीएम खतरनाक है, ईवीएम जो है कोरोना और कैंसर से भी बड़ा रोग है। ओके, अब आप बोलो, पूछो दूसरा सवाल। नहीं, नकवी साहब एक बार-बार रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उसकी क्या नाम है, एक उमा शंकर जी है, उनको जोड़ लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपको लेता हूँ। तो हाँ, आप एक आदमी को जोड़िए, क्योंकि हमारा तो जो बताना था बता दिया कि 2024 बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर बिहार में ईवीएम से चुनाव हुआ तो कोई माई का लाल 2024 में हराने वाला नहीं है बीजेपी को। अच्छा, हारे या जीते कोई बात नहीं, लेकिन बीजेपी का तो देख रहे हो रवैया ना, सैनिक मर रहे हैं, हर इलेक्शन के बाद सैनिक मरता है, क्यों मरता है? जोड़ लीजिए दूसरे को, बस शुक्रिया। बात अस्सलामुअलैकुम, करता हूँ, नमस्ते। मैं उमा शंकर जी जोड़ लेता हूँ साथ में, आप उधर से काट दीजिए। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं कि हाँ, जो हालात चल रहे हैं, हाँ, भारत के हालात हालात चल रहे हैं, महावीर प्रसाद जी भी जुड़े हैं हमारे साथ में, अगर ये जुड़ जाते हैं तो भाई साहब बड़े तगड़े-तगड़े वो काम करते हैं, लेकिन ये पता नहीं जुड़ पाएँगे, नहीं जुड़ पाएँगे। कोशिश करेंगे उनके जोड़ने की, अभी उमा शंकर जी को रिक्वेस्ट सेंड किया मैं, उनके क्या विचार हैं। जी भाई साहब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय मूल निवासी, आदाब। क्या क्या समझते हैं जो अभी जो झूठ का जो चल रहा है भारत में, ये सिस्टम जो चल रहा है अभी वहाँ पर जो मारे गए हैं, जो 21 सोल्जर मारे गए हैं, और चाइना में बता रहे हैं कि 40 मारे गए, लेकिन बीबीसी का रिपोर्ट आया है कि वहाँ चाइना में कोई नहीं मारा गया है, यहाँ सिर्फ इंडिया के ही है। तो गोबर मीडिया और गोबर सरकार ये जो झूठ बोलने पर लगी है, क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे आप? देखिए सर, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि सरकार ने जानबूझ के ये मुद्दा लेकर के आए, क्योंकि इनके ये सभी मुद्दों पर फेल हो गए थे। अभी जो लॉकडाउन यहाँ पर हुआ था, उसमें बड़ी तादाद में लोगों को भूखा रहना पड़ा, तो एक बहुत बड़ी जी, समस्या सरकार के लिए खड़ी हो गई थी। एक दूसरी बात ये है कि चाइना को वो यहाँ से निकाल नहीं सकते, कि चाइना का बड़े पैमाने पर निवेश है भारत के अंदर, और पूरे एशिया, पूरे विश्व में चाइना का निवेश है। चाइना अभी करीब-करीब 150 देशों के अंदर उसका निवेश है। तो चाइना को ऐसा आप चाइना को कुछ कर नहीं सकते। ये तो सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया गया ताकि मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए। ये शहीदों को मतलब सेना के जवानों को लगातार शहीद करने का इन्होंने कार्यक्रम बना लिया, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है लोग बहुत भावुक किस्म के हैं। हाँ, जैसे सेना के जवानों को शहीद कर दिया जाए तो लोग भावुक हो जाते हैं और सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरे मुद्दों को छोड़ करके जो उनके अपने मुद्दे होते हैं, उनको छोड़ कर के सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जवानों को शहीद करने का सरकार जानबूझ के जवानों को शहीद करती है। इसका मतलब और जब से ये सरकार जैसे पुलवामा में उन्होंने खुद करवा दिया अटैक, उसकी वजह से ऐसी इसको बर्बाद कर हाँ, उसी तरह से है। और अभी ये फेक तरीके से ये बीजेपी आरएसएस के लोग ही इसका चाइना के सामान का वो छद्म विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई देश में विरोध नहीं कर रहा। क्योंकि चाइना का जो सामान है, वो एक तो वर्ल्ड में सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। तो गरीब कमजोर लोगों को जो सामान सस्ते में उपलब्ध कराएगा, गरीब कमजोर ना चाहते हुए भी उस सामान को खरीदेगा। जी, एक एक बात ये है। दूसरी बात कि सरकार का चूंकि देश में कोई काम नहीं हुआ पिछले 6-7 साल से, तो सरकार के खिलाफ बहुत जो है असंतोष बढ़ रहा था। उस असंतोष को डाइवर्ट करने के लिए, और ये लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ गया था, तो उसको डाइवर्ट करने के बाद, अगर आपको याद होगा तो बीजेपी जब सत्ता में आती है तो है कि कंधार केस बीजेपी के समय में हुआ था, पार्लियामेंट अटैक बीजेपी के समय में हुआ। अभी ये जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह का फेक जितना भी काम हुआ वो बीजेपी के समय में हुआ।
जी। तो बीजेपी या कांग्रेस ये दोनों जानबूझ के इस तरह के मुद्दे गरीब लोगों को जो है भूखे रहने पे मजबूर करते हैं, जिससे कि वो बिकने के लिए तैयार हों और देशभक्ति के नारे लगा करके जनता में ऐसा एक फेक प्रोपेगेंडा पैदा करते हैं। चूंकि जनता में समझदारी ना होने के कारण जनता इसके फेर में आ जाती है। तो ये मोहन भागवत देशभक्ति का नारा लगाते थे कि उनको सेना वहां पर मतलब सेना तो 6 महीने में पहुंचेगी, तैयारी करेगी, हम तो 3 दिन में तैयारी करेंगे। ये मोहन भागवत कहाँ मर गया? इसको शहीद होने का तो मौका आया था, अब इसको शहीद होना चाहिए मोहन भागवत को। क्या इसमें क्या कहेंगे आप? सर मैं इसमें ये कहूंगा कि मोहन भागवत का अपना कोई रोल नहीं है। वो तो चूंकि उनका मीडिया है तो मोहन भागवत कुछ भी बोल दे, मोहन भागवत मतलब कुछ भी बकबक करता है तो वो मीडिया वाले दिखाते हैं। तो भारत का जो मीडिया है वो उसमें अगर आप सारे चैनलों को देख करके एनालिसिस करेंगे तो उसमें ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय ये 3 लोग ही बैठते हैं, बाकी तो कोई बैठता नहीं है। हाँ तो उनका अपना एजेंडा है, उन, उन, उनका उन, उन, उनका अपना विजन है, उस पर वो काम करते हैं। जी। तो इसमें नहीं, इसमें हमने गोबर मीडिया दिया इसको नाम, इसको गोबर सरकार, गोबर मीडिया बदबू झूठ की बदबू फैला रखी पूरे भारत के अंदर इन्होंने। तो ये जो रोटी खा रहे हैं, बड़े-बड़ाए लोगों की कमाई के खा रहे हैं, एक तो हरामगिरी करते हैं, ऊपर झूठ बोलते हैं। तो इससे झूठ से छुटकारा कैसे मिलेगा भारतवासियों को? देखिए, इसके लिए बड़े पैमाने पर जनता को जागरूक करना पड़ेगा। जो संगठन जागरूकता का काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो संगठनों को जनता के बीच में जा करके जागरूकता करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अपने आप में कुछ काम नहीं करती। जनता को जो एजेंडा दे देता है, जनता उसी एजेंडे के साथ में हो लेती है। जनता का अपना कोई व्यू नहीं होता है। जो लोग लीडरशिप करते हैं, तो लीडरशिप करने वाले लोगों को बड़े पैमाने पे जनता के बीच में जाकर के, जनता को समझा करके, जनता को दृष्टिकोण देकर खेला जा सकता है। जब तक जनता के बीच में सही दृष्टिकोण नहीं रखा जाएगा, जनता को सही और गलत की समझ नहीं पैदा हो पाएगी, तो और सरकार वो जो एजेंडा पे काम कर रहे हैं वो जनता को बिकने के लिए, जनता को मजबूर होने के लिए इस पर काम कर रहे हैं। जनता अगर मजबूरी से बाहर निकलेगी, उसमें समझदारी पैदा होगी, तो वो फिर वो उनको उखाड़ फेंकेगी। नहीं, उखाड़ तो फेंकी उसमें देखो आपको इसमें देखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि इन्होंने मीडिया को इस्तेमाल किया। जितना भी इन्होंने गंद फैलाया है, झूठ फैलाया है, या मतलब घर के अंदर पखंडवाद घर तक भेजा, मीडिया के थ्रू भेजा। तो मीडिया क्यों नहीं अपना भारतवासी मीडिया ऐसा खड़ा कर लेते? जो खड़ा करते हैं वो सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई तो सीधे साफ बात करते हैं, तो मीडिया के ऊपर बताएं कि मीडिया अगर हमेशा खड़ा करते हैं तो इसको क्या 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 थोड़ा सा। मेरा कहना कहना ये है कि मीडिया तो आपके पास है, मगर आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो उसको। जो हमारे लोग हैं, उनमें उतनी समझदारी पैदा करने की जरूरत है। मीडिया तो खड़ा हो जाएगा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडिया है। इसको अगर ऑर्गेनाइज वे में संचालित किया जाए, नियंत्रित किया जाए, निर्देशित किया जाए, तो ये जो टीवी मीडिया को तो अब कोई पसंद करता नहीं है। हकीकत तो ये है कि टीवी मीडिया कोई पसंद नहीं करता। इसी तरीके से संगठित रूप से किया जा रहा है अभी सोशल मीडिया को, तो इसका ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जो भारत के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, अभी वो एक तरह से मतलब पूरे देश के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। कि देश के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन या 2-3 ऑर्गेनाइजेशन लेकर के डिवीजन करके मीडिया खड़ा किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना बहुत ज्यादा संसाधन लगेगा। उतना संसाधन हमारे पास है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हमारे पास संसाधन नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते हमारे पास ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत है अब, जी। मगर वही बात है कि उसको कुछ लोग आकर के जब तक लोगों को संगठित करके
और लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है। हमारे लोग अपने आप प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं, एक ये दिक्कत की बात है। हमारे लोगों को प्लेटफॉर्म, अगर कोई आगे आकर के ये कह देगा कि हाँ ये मैंने संगठन बनाया मीडिया का, और इसमें हर प्रदेश के लोग जो हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, वो आकर के इसके साथ जुड़ें और हमें सुझाव दें, और इस तरह से स्टेट वाइज या जो जोनल वाइज मीडिया के ऑर्गेनाइज करने के कार्यक्रम लगाए जाएं, तो लोग अपने खर्चे पे भी आ जाएंगे और लोग अपने खर्चे पे कवरेज भी कर देंगे और वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन अच्छी मतलब एक बात यही है कि लीड लेने की बात है, लीड लेने वाला कोई आदमी चाहिए। तो ईवीएम के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? ईवीएम के बारे में क्या जो चल रहा है भारत के अंदर, ईवीएम अगर नहीं ये तो इसमें दोबारा अगर ये सरकार आती है तो इसका तो बेड़ा गर्क कर दिया, भारत का ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इसने। तो आने वाले वक्त में ईवीएम के खिलाफ आप क्या क्या कर रहे हैं? सर ईवीएम के खिलाफ तो अभी चूंकि लॉकडाउन के बाद से हाँ ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, वो लॉकडाउन के कारण पुलिस प्रशासन की सख्ती के गुंडाई के कारण, चूंकि पुलिस प्रशासन को सरकार इस्तेमाल कर रही है, तो पुलिस प्रशासन में वो लोगों को एम्प्लॉय कर दिए जो गुंडागर्दी फैलाते हैं। पुलिस प्रशासन में सही सक्षम लोग, जो मानवतावादी लोग हैं, उन लोगों को उन्होंने जो है स्पेयर में रख दिया है। और जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो सताने वाले जनता को लोग हैं पुलिस प्रशासन में, उन लोगों को अभी एम्प्लॉय कर दिया गया है। तो इस कारण से ईवीएम का जो आंदोलन बहुत तेजी से पूरे देश में चल रहा था, उसमें थोड़ी सी गति में कमी आई है। नहीं ऐसा है ना, देखो गुंडे लोग जो है ना गुंडों को प्रमोट करेंगे ना। अगर गुंडे हैं, डाकू लुटेरे हैं, चोर हैं, या हराम खोर भी कह सकते हैं उनको। जो हराम खोर का मतलब है जो हराम के खाने खाते हैं, जो मतलब वो कमा कर नहीं खाते, उनको तो वो तो गुंडों को प्रमोट करेंगे, तो उनके जैसे लोगों को करेंगे। तो इसमें चलो, इसमें आने वाले वक्त में देखेंगे। 2024 तक का हमारे पास वक्त है, इसको उखाड़ फेंकने का बर्बाद तरह से। तो कुछ लास्ट में कुछ क्या कहना चाहते हैं? मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की देखिए सरकार की चारों तरफ से गुंडाई चल रही है। उसकी हाँ सूचना की गुंडाई चल रही है। उसकी पहली बात सूचना की गुंडाई चल रही है। उसकी ईवीएम की गुंडाई चल रही है। जी उसकी उसकी जो सेना के जवान मिलिट्री पर लग रहे हैं उनको मरवाने की गुंडाई चल रही है। जनता को भूखा रखने की गुंडाई चल रही है। जनता को कर्ज में डुबाने की गुंडाई चल रही है। और जनता को दिग्भ्रमित करने की गुंडाई चल रही है। तो हालांकि जनता में अब ये काफी समझदारी आई है। मैं देखता हूँ, मैं गाँवों में भी जाता हूँ, चूंकि मेरा संपर्क गाँवों तक है, तो मैं गाँवों में जाता हूँ। ईवीएम के बारे में गाँव का बच्चा जानता है कि ईवीएम में घोटाला होता है। हर बच्चा जानता है। जी ले ऐसा नहीं कि कोई मतलब लोगों में बहुत जागरूकता नहीं ईवीएम के बारे। ईवीएम के बारे में हर गांव के बच्चे को जानकारी है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को जानकारी है। मगर ये है जो हमें एक तो सोशल मीडिया पे बहुत काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया को खड़ा करके और लोगों को जुटाना पड़ता है। तो लोगों को जुटाने का काम हमें करना चाहिए और हमें इससे नहीं डरना चाहिए कि हमारे इस विरोध में कितने लोग जो है जेल जाएंगे, हमारे कितने लोगों को प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो प्रॉब्लम खड़ी किए बगैर इन धूर्त लोगों को भगाया नहीं जा सकता। हमें उसके लिए आगे आना पड़ेगा। पुलिस की लाठी डंडे भी खाने पड़ेंगे। हमें बेशर्मी के साथ अब उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये बेशर्म लोग हैं। बेशर्म लोगों के सामने शर्म वाले लोग मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अपना सही अच्छा एजेंडा लेकर के और बेशर्मी के साथ धूर्त लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बदले में वो हमारे साथ मारपीट भी कर सकते हैं। हमारे तरफ से जहां भी दुनिया में क्रांति हुई है वो डर के नहीं हुई है। जिन लोगों ने मुकदमे झेले हैं, जिन लोगों ने मार खाई है, उन्हीं ने परिवर्तन किया है। घर में बैठने वाले या डरने वाले लोगों ने परिवर्तन नहीं किया। तो उसके लिए हमें आगे आकर के खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये परिवर्तन संभव है। मैं ऐसा मानता हूं, मैंने ग्राउंड पर देखा है,
परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लोग तैयार जी जी, इसमें आप हैं। जरूर करेंगे इसको परिवर्तन को, और बहुत जल्दी करेंगे। 2024 तक उसको उखाड़ के फेंक देंगे मन वाली सरकार को। थैंक यू जुड़ने का, शुक्रिया आपका। थैंक यू, सत श्री अकाल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय मोदी। तो साथियों, हम बात कर रहे थे आज ईवीएम के बारे में, बात कर रहे थे। नकवी साहब को दोबारा फिर जोड़ लेते हैं। अगर कोई हो जुड़ना चाहता है, भाई साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कोई बात करेंगे इनसे। और नकवी साहब के पूरे भाई भी है। नकवी साहब ने रिक्वेस्ट भेजी आपको, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बात कर रहे हैं आज ईवीएम का जो मसला है, ईवीएम का मसला तो हाँ नकवी साहब ईवीएम के मसले पर बात कर रहे थे पहले। तो ईवीएम के बारे में बताएं आप। ईवीएम के काफी आप नजदीक से जानते हैं ईवीएम को, ईवीएम को कहाँ कौन क्या करता है। हाँ जी बताइए नकवी साहब। ईवीएम से घोटाला करके जीतने के लिए बीजेपी का 100% नियत तो हर आदमी का 100% होता है, लेकिन बीजेपी ने अपना उसके लिए मजबूती कर लिया है। और आप लोगों को बता रहा हूं, 100% मैं गारंटी लेता हूं 2024 में बीजेपी ही जीतेगी। और देश के सैनिक हर चुनाव में ऐसे ही शहीद होते रहेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष है ही नहीं। और विपक्ष के पास जो जो काली करतूत किया था, उसका ऑडियो वीडियो बीजेपी के पास मौजूद है। और जितने मुख्यमंत्री हुए हैं भारत में, 29 राज्यों में या 31 राज्यों में, सभी के पास ईमानदारी का हिसाब है नहीं। मैं सभी मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। जिस मुख्यमंत्री के हिम्मत है तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दे, मैं 1 घंटे में नहीं अदालत में आकर के हाजिर हो जाऊंगा। सभी के पास हिसाब तो कोई दे सकता नहीं भाई। करोड़ों करोड़ों का हिसाब कौन दे सकता है भाई? उसमें कुछ नहीं तो 2-4 करोड़ का घोटाला हो जाएगा, तो हिसाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए किसी मुख्यमंत्री के पास हिम्मत नहीं है ईवीएम के विरोध में बोले। देश की जनता को स्वयं अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य सही करने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। रोड चौराहे चक्का जाम, ट्रेन जाम, बस जाम, पूरा ऑफिस जाम करना पड़ेगा ईवीएम के लिए, वरना ये रोज ऐसा ही नाटक चलता रहेगा। ये नूरा कुश्ती है। कांग्रेस को बस इतना मिल गया है तसल्ली कि भाई तुमने किया है गलत, लेकिन तुम चुप रहो, तुमको 2-4 राज्यों में तुमको तुम्हारी सरकार बना देंगे और तुम अपना उसमें कमाते खाते रहो। चलो उनको उसमें तसल्ली हो गई। केंद्र में आने की कोशिश नहीं करना। केंद्र में आने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ऑडियो वीडियो मौजूद है, तुमने घोटाला करवाया और कहा आदेश दिया, ये तुम्हारा देख लो। तो दोनों वीडियो मौजूद है, एक जब किया था तब और दूसरा जब समझौता हुआ तब। दोनों वीडियो है, वो देख करके जो भी आदमी ब्लैकमेल हो जाता है उसके मुंह पर ताला लग जाता है। कांग्रेस ने किया है, वो वीडियो मौजूद है। और नकवी साहब हमें बीजेपी के जीतने से कोई आपत्ति थोड़ी है। बीजेपी का जो अमल किरदार है देश के प्रति, वो पसंद नहीं है हमें। यानी ज्यादा से ज्यादा देश में मुश्किल से 2% लोग खुश हैं या 1%। 99% देश में कोई खुश नहीं रहती है। तो जी नहीं, तो देशवासी समझते नहीं, इसके लिए इकट्ठा होना पड़ेगा और भारत बंद चक्का जाम करना पड़ेगा। नहीं बोलो। इसका क्या सबूत आपके पास में, जो आप बता रहे हैं कि उनके पास में वीडियो है उसकी बनाई हुई, और जो बीजेपी के पास में कांग्रेस के जो बीजेपी वीडियो है, इसका क्या सबूत आपके पास में? इसके पास ये सबूत है कि इन्होंने जो मुख्य विपक्षी हो और जो सत्ता पक्ष हो, उसी को जो है ये अधिकार है ईवीएम हटाने का। तो ये क्या है? इसका मतलब गांव में जो ठगो ठट्टाई चल रही है कि भाई या तो मैं बोल सकता हूँ या तो ये मेरा छोटा भाई बोल सकता है, बाकी गांव वाले नहीं बोल सकते। ये लोकतंत्र है? ऐसा कानून पास होता है? ऐसे भी कानून पास होता है क्या? तो इन लोगों के पास है। उसके अलावा जो मैं आरोप लगा रहा हूँ कि सभी मुख्यमंत्रियों ने घोटाला किया है, तो करे कोई मुख्यमंत्री हमारे ऊपर कि इसने हमारे ऊपर आरोप लगाया। लाओ लाओ दो, हमारे हमको लाओ। 5 साल का या 10 साल का आपने कार्यकाल शासन पूरा किया है, लाइए दीजिए हिसाब। अरे क्या बात कर रहे हैं? जिसके ऊपर मुंह पे ताला लग जाता है, इसीलिए मुख्यमंत्री कोई सामने ईवीएम के विरोध में नहीं आ रहा है, समझे? तो झूठ है, झूठ कोई आरोप। ये तो इतना झूठ बोले भारत की मीडिया, भारत का गोबर मीडिया, इसके पीछे ईवीएम का कारण समझेगा आप?
अरे टोटल ये 100% ईवीएम को ही छुपाने के लिए इधर उधर मुंह टेढ़ा और डिस्को डांस, कमर टेढ़ी, हाथ आगे, रुपट्टा आगे, समझे, ये सब वही हो रहा है कि जो है ईवीएम नहीं देखो, बस बाकी जो है इधर उधर रोते चिल्लाते गाते भागते रहो। अरे जिस देश में 800 किलोमीटर महिला पैदल चले, गर्भवती महिला बच्चे को कंधे पे रख के पूरे देशवासी को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए, समझे कि नहीं? अगर इस शर्म से 4 बंदे मर जाए डूबो तो देश बच जाएगा। मोहन भागवत और मोदी और एक क्या नाम इसका अजीत डोभाल है, एक और है जो रावत नाम का है, ये 4 बंदे अगर डूब को मर जाते हैं, आज ये एशिया जहर खा के मर जाते हैं तो अरे पूरा देश सबसे पहला होना चाहिए भाई, मोहन भागवत इनडायरेक्ट में है, वो क्या कर सकते हैं, वो विदेशी है, वो विदेशी है, मोहन भागवत विदेशी है और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। तुम ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हो किसी के कहने से? इनको शर्म से कोई ना घुसा है, ना कोई घुसाया है, ना कोई घुसेड़ रहा है, ना कोई घुसेड़ने का प्रयास कर रहा है और ना हम घुसेड़ने देंगे। अरे यार ये भाषण हुआ, इसको हमारे देशवासी भाषण समझते हैं। एक ही शब्द को 20 तरह से घुसेड़ रहा है, घुसेड़ने का प्रयास कर रहा है। ये हमको व्याकरण समझा रहे हैं, हमको एक वचन द्विवचन बहुवचन समझा रहे हैं। ये किसका बयान था ये? अरे ये प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, न कोई घुसा है, न कोई घुसाया है, न कोई घुसेड़ने का प्रयास कर रहा है, न हम घुसेड़ने देंगे। ये कोई बात हुई? अरे जब अगर गुंडों काम करते हैं, गुंडों की लैंग्वेज बोलते हैं, हम तो घर में 20 सैनिक शहीद हुए हैं तो जितना भी बिजनेस है उसी दिन तोड़ दो। उसके अलावा तुरंत जो है अपनी भी सेना लगाओ और तुरंत यूएनओ को, विश्व सुरक्षा परिषद को नोटिस दे दीजिए कि अगर आप नहीं आते हैं हमारा समझौता करवाने तो हम जंग छेड़ने जा रहे हैं, हम अपने 20 सैनिकों का बदला लेंगे, समझे? ऐसे ही चलता है। अरे भाई प्रधानमंत्री जाके तुम खुद मर जाओ, तुम जाके खुद मर जाओ वहां पे, उससे पूछो, जिसके एक लड़का रहा होगा उसकी माँ से जाकर के पूछो। हम कहते हैं अभी भी प्रधानमंत्री मोदी बुढ़े हो गए, अगर प्रधानमंत्री मोदी के माँ से पूछा जाए कि तुम्हारे बेटे को सिर्फ बलि चढ़ाना पड़ेगा और पूरे देश के लिए सुखी हो जाएगा और इसमें 10-20 हजार टन सोना आ जाएगा, तो भी उनकी माँ जब ये बात जैसे ही कहोगे चप्पल निकाल के मुंह पर मारेगी। कोई माँ अपने बच्चे को दुनिया की दौलत दे दीजिए फिर भी राजी नहीं होगी। ये कैसा बेशर्म आदमी है, समझे कि नहीं? अरे वहां पर एक अभी मैं कल परसों वीडियो देखा है, वहां पर एक बयान चल रहा है मोदी का, वहां पर क्या नाम इसमें चाइना के अंदर नुगो भारत के अंदर चाइना घुसा, मतलब उसमें आया नहीं है और वहां पर हमारे कोई सैनिक नहीं मारे गए ना, इस तरह का बयान चल रहा है। इतना बेशरम आदमी, इतना नालायक आदमी मैं दुनिया हमें एक बात पे दुख होता है, हमें एक बात पे दुख होता है कि हमारे देश की मीडिया झूठ बोलती है और देश में कहते हैं पाकिस्तान मार रहा, पाकिस्तान घुस गया और चाइना मार गया और देश में भूख से लोग मर जाते हैं, कुत्ते का गोश्त खाते हैं, पैदल महिलाएं चल रही हैं। ये बेइज्जती ये समझते हैं कि विदेशों में नहीं जाती, पूरा दुनिया देख रही है। वही तो हम लोगों को शर्म आती है कि पूरी दुनिया हमारे देश को क्या समझती होगी, कार्टून समझ रही है। और हमारे देश का जो शासक है वो जो है एक मदारी जैसा लेकर बंदर बैठा है, देखो टिन 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 कर रहा है, समझे? ये देश नहीं है। हमारे देशवासियों को मैं आज सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि पूरा देश, रेलवे, बस स्टॉप, रोडवेज, ऑफिस जितना है सब बंद करने के लिए ईवीएम के विरोध में खड़े हो जाओ। वरना अगर बीजेपी ने बिहार में, सिर्फ बिहार अगर चुनाव हो गया तो समझ लीजिए कि बीजेपी जीत गई लोकसभा चुनाव, क्योंकि उसके बाद में यूपी का नंबर आएगा और यूपी की 80 सीट, राजस्थान गुजरात की कम से कम 40-45 होगी, तो बड़े बड़े राज्यों में 4-5 राज्य सिर्फ संभाल ले बीजेपी। बस उसके बाद में तो छोटे छोटे उड़ीसा से क्या गोवा का 10-15 सीट से क्या लेना देना फर्क पड़ता। अगर वहां 1-2 भी कर लिया घोटाला
तो चलो काफी है। इसमें सब मिला करके अगर 300 हो गई और बाकी सब में 5-5 मिल जाएगा तो भी 375 और 370। एक आदमी कह रहा था, कल लिख रहा था कि 400, अब की बार 400 के पार। तो हमें मालूम है, एक तो मोदी, दूसरे सरकार और तीसरे उनके जो ये चट्टे बट्टे हैं, इनसे अगर डरोगे तो मरोगे, समझे। और देश ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा और ऐसे गड्ढे में जाओगे कि निकल भी नहीं सकते। अभी तो सवेरा है, समझे कि नहीं। जी और बिना शहादत दिए कभी आजादी नहीं मिलती है। या जो देश आजाद हुआ 1947 में, तो ऐसा ही नहीं हुआ तलवार के नीचे बैठ करके, समझे। अरे कहाँ वो नकवी साहब, वो तो सिर्फ एक बंटवारा हुआ, उसमें बंटवारे में लोगों को मार दिए हरामखोरों ने। तो जिस वक्त मेरी आंसू जब यहाँ अंग्रेज आए थे बिस्तर उठा के भाग गए थे, तो नहीं वो आप तो देश नहीं, वो तो देश बंटवारा आप कह रहे हैं ना। जैसे जो अंग्रेज लोग गए 1947 में, तो वो लोग जब गए तो भी तो जलियांवाला बाग जो हुआ था या जो भी केस हुआ, तो लोगों की शहादत हुई। उसके बाद में जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश का, उसका यही नतीजा है। आज जो देख रहे हो ईवीएम नहीं हट रही है, यही ईवीएम महारानी को स्थापित करने के लिए, यही भ्रष्टाचार करने के लिए ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का ये बंटवारा नाटक किया गया। और वही सब समझौता आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड में मध्य प्रदेश की सरकार बन रही है। वही लॉकडाउन पीरियड में जो है शिलान्यास किया जा रहा है। वही लॉकडाउन पीरियड में इधर का उधर सब काम कर रहे हैं, अपना अपना काम। इनका सरकार का जो मुख्य काम है वो कर रहे हैं। तो हमारे देश की जनता एक तो लाचार है, दूसरे जो समझदार है वो चुप बैठे हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग दलाल हैं। और जो समझदार है वो करे क्या, उनकी संख्या बहुत कम है। एक दो पत्रकार जो जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पे, तो उनको वहां पुलिस मार करके भगा देती है। ये कोई सरकार चल रही है। और जब तक कि तुम जवाब नहीं दोगे तब तक तुमको उत्तर नहीं मिलेगा, और जब तक कि तुम खड़े नहीं होगे तब तक तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा। ओबीसी, एक मिनट और याद आ गई, ओबीसी आरक्षण मांग रहा है। अरे भाई आरक्षण क्यों मांग रहे, इसमें सबका अधिकार बराबर है, आरक्षण क्यों मांग रहे। ईवीएम उठा के हटाओ, ईवीएम हटा दो आज, और कल से तुम्हारा अधिकार मिल जाएगा। जब इलेक्शन होगा बैलेट पेपर से, तो सभी नेता को डर के मारे टट्टी हो जाएगी कि अगर हम जो अपना काम सही नहीं करेंगे तो दोबारा हम जीत नहीं सकते। अभी तो ईवीएम का भरोसा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वो नेता जानता है कि हमारी सरकार ईवीएम से आ जाएगी, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। तो वो पब्लिक को क्यों डरेगी। पब्लिक का आदमी कोई अगर नेता का लड़का अगर पुलिस पूछ ले कि लाओ तुम लाइसेंस दिखाओ, तो नेता का लड़का पुलिस को मारते हैं, हंटर से मारते हैं, डंडे से मारते हैं। कौन सा शासन है कि पुलिस के ऊपर जो है कोई नेता नेती का लड़का उसके पुलिस के ऊपर हाथ उठा दे। भाई पुलिस को अथॉरिटी है किसी को बिना पूछे 24 घंटे ले जा करके शंका में संदेह में ले जा करके जो है थाने पे कर सकती है, थाने पे बंद कर सकती है। लेकिन जी अगर नेता का लड़का है तो पुलिस देखते ही वो बोलता जाओ। तो पुलिस तो वाले भाई ये आजकल ऐसे हो रहे हैं ना, नेताओं के हाथ पैर आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, लोगों को हम लोगों को पीटते हैं वो। तो मुख्य जो जरूरी संदेश है, ये अगर आवाज मेरी जा रही है जी तो मैं देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ सिर्फ कि ईवीएम के विरोध में हो जाओ। अपना अधिकार जो है ईवीएम के हटाने से पाओगे, आरक्षण मांगने से नहीं। क्योंकि ओबीसी में मैं कुछ को देख रहा हूँ कि वो जैसे उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़ रहा, आरक्षण हमको चाहिए, आरक्षण हमको। अरे दस तेरी के नहीं के, अरे आरक्षण तू क्या करेगा, ईवीएम हटा दे, तेरा आरक्षण खुद तेरे पास चला आएगा। जी थैंक यू नकवी साहब, जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आगे ओके का थैंक यू आपको जुड़ने के लिए। तो साथियों हम बात कर रहे हैं नकवी साहब ये अपने जो जुड़े थे हमारे साथ में, और ईवीएम के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे मसले चल रहे हैं भारत के अंदर। आप समझदार है कि जो भारत में गोबर मीडिया और गोबर सरकार ने दोनों झूठ फैलाने का काम कर रही है, और झूठे लोगों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, ईवीएम को उखाड़ के फेंक दिया जाए। और उखाड़ कर फेंकेंगे तभी शांति आएगी भारत में, नहीं तो इसमें ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप सभी के सभी ईवीएम के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ेंगे। अगर 2024 में आप चाहते हैं कि बहुजनों की मूल निवासी सरकार बने भारत के अंदर, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं।
और ईवीएम को हटाना बहुत ज़रूरी है और ईवीएम की हट जाएगी तो उसमें जब बताना चाहते हैं आप सभी को, जब भारत के अंदर 2024 में भारत निवासी सरकार होगी, उसमें कुछ नियम ऐसे लागू करेंगे, जिसमें एक तो जात-पात का विनाश करेंगे, दूसरा पढ़ाई, एजुकेशन जो फ्री कर देंगे और तीसरा हेल्थ का जो है वो फ्री करेंगे और चौथा जो है एक सबसे बड़ा पॉइंट हम बता रहे हैं आप सभी को, जो ट्रांसजेंडर हैं और महिलाएँ हैं और मर्द हैं, इन सभी को बराबर का जो अधिकार है उसमें मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर का बराबर का हिस्सा होगा सभी का, बराबर होंगे इसमें मर्द भी और ट्रांसजेंडर भी और महिलाएं भी, तो इसमें सब बराबर होंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो है ना ये इसको सोने की चिड़िया बोलते थे भारत को, सोने की चिड़िया नहीं इसको हम सोने का बाज बनाएंगे, क्योंकि चिड़िया को तो कोई भी खाने के लिए परिंदा बाहर का विदेशी परिंदा का पर मार जाता है खा लेता है, लेकिन भारत को सोने का एक बाज बनाएंगे और विद इन 10 साल के अंदर अंदर इसको एक भारत का एक पूरा वर्ल्ड के अंदर ऐसा चमकेगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जो दूसरी कंट्री है जैसे अमेरिका है, कनाडा है, इसके बराबर खड़ा कर देंगे लाकर, ऐसे हमारे पास प्लान है। तो थैंक यू सबका जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं आप ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें। अगर चाहते हैं बचना, अपने आप को बचाना, अपने आप परिवार को, अपने वाले आने वाली पीढ़ी को, तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ईवीएम को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। ये ईवीएम की जो ब्राह्मणों की जान या मनवादियों की जान फिलहाल ईवीएम के अंदर है। अगर ईवीएम को उखाड़ फेंक दिया तो ये जो मनवाद है आधा खत्म हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं खुद की आज़ादी, तो खड़े हो जाएँ और ईवीएम को उखाड़ के फेंकें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता हमने टीवी चैनल चलाया है, आप सभी का है, तो उससे भी जुड़े हैं आप सभी। तो वॉइस ऑफ मानवता का पेज हमारा है और यूट्यूब चैनल भी है, तो सभी जुड़े हैं उससे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय जोहर।